चैप्टर है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1.1। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहाँ पे दोनों ही चार्जेज गिवन चार्जेज पॉजिटिव दिख रहे होंगे आपको, दोनों पॉजिटिव है तो ओबियसली रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच में। कितना रिपल्सन होगा? तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन है रिपल्सिव फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में ये पता करना है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, तो दोनों चार्ज स्फीयर यहाँ पे गिवन है और फोर्स का फॉर्मूला बस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखना है। के को लिखा है इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, इतने का वैल्यू होता है। Q1 Q2 अगर हम देखें तो एक चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷, दूसरा 3 इंटू 10⁻⁷ है, तो सेकेंड चार्ज भी यहाँ लिखना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻⁷, राइट। तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, 6 ये दोनों, तो उसके बदले में देखिए 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एक और चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक छूटा हुआ है इसका 3 इंटू 10⁻⁷, और डिनोमिनेटर में 0.3 क्यों लिखा हुआ है? वो तो 30 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर में मीटर में उसको कन्वर्ट किया गया है, 0.3 मीटर आएगा, तो 0.3 का स्क्वायर किया हुआ है, राइट। सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाता है? 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। सेकेंड नंबर है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच फोर्स गिवन है कि 0.2 न्यूटन का लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक प्लस एक माइनस। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, क्या पूछा है इसमें? डिस्टेंस, वही कूलम्ब्स लॉ लिखना है मुझे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस बार Q1 और Q2 गिवन है, इस बार क्या गिवन है देखिए, Q1 एंड Q2 ये दोनों गिवन है, F भी गिवन है इस बार, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग को पता ही है 9 इंटू 10⁹ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इस बार अननोन ये R है, फोर्स इस बार गिवन है, अननोन है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, बाकी सभी क्वांटिटीज गिवन है, राइट। तो अननोन रेडियस नहीं डिस्टेंस था दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच, तो वो डिस्टेंस आ गया 0.12 मीटर। देखिए 0.12 मीटर आ रहा है सबका आंसर, यानी दोनों के बीच 0.12 मीटर का सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट पे चलिए आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन के पार्ट बी पे। बी पार्ट में था व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो इसका सेम आंसर होगा। फर्स्ट का सेकेंड स्फीयर पे जितना फोर्स है, सेकेंड का फर्स्ट पे अलग थोड़ा ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है ना, तो इक्वल ही होगा। तो बोथ स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ सेम फोर्स, क्लियर है क्या? बोथ स्फीयर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ सेम फोर्स, therefore the force on the second sphere due to first is 0.2। फोर्स बिटवीन टू स्फीयर 0.2 भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट 0.2, या फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड स्फीयर इज ऑल्सो 0.2, मतलब दोनों एक दूसरे पे 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी
इज डायमेंशन लेस। ये के ई स्क्वायर क्या हो सकता है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स हो सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे भी ई होता है और प्रोटॉन पे भी ई होता है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। प्रोटॉन पे प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप देखेंगे तो के Q1 Q2 मतलब दोनों में तो ई ही चार्ज है बाई आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे आप तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे देख के लग रहा है मुझे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो के ई स्क्वायर बाई G m e m p क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रेशियो है ये। तो यही बोल रहा है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाई G m1 m2 इज डायमेंशन लेस। इसको चेक करना है क्या ये डायमेंशन लेस है। तो के का डायमेंशन 1/4πε0 के का वैल्यू होता है और उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो उसमें के ई स्क्वायर में के का डायमेंशन या यूनिट यहाँ लिखा हुआ है के का, फिर ई स्क्वायर मतलब चार्ज यानी कूलम्ब स्क्वायर होगा, और फिर G m1 m2 तो जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और मास तो के जी होगा, तो दोनों के जी में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में यहाँ पे। एक मिनट, ये इस जगह देखिए, मतलब इन्होंने डायमेंशन नहीं लिखकर यूनिट लिख दिया है। डायमेंशन भी आप दोनों का अगर आप याद है किसी को तो डायमेंशन भी यहाँ लिख सकते हैं, के का डायमेंशन, यहाँ चार्ज का डायमेंशन, राइट। के ई स्क्वायर है तो के का तो ठीक है, समझ में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ई स्क्वायर मतलब C⁻² नहीं होगा, ये +2 होगा, सी का पावर, है ना। कूलम्ब स्क्वायर लिखना है, ओनली कूलम्ब स्क्वायर। नीचे जी सही लिखा है इन्होंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और मास भी सही लिखा हुआ है के जी और के जी। क्लियर। अभी ये सब डायमेंशन कैसे कैंसिल हो गया होगा? सबका डायमेंशन कैसे ये कैंसिल कर दिए हैं, देखिए। न्यूटन, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना न्यूटन को, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्या न्यूटन को ऐसे लिखा जा सकता है? अभी ये कूलम्ब स्क्वायर से ये माइनस वाला कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से देखिए मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अच्छा, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है के जी वाला टर्म में, ये के जी इंटू के जी 2 बार है, और ये के जी का पावर -2 है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ये कूलम्ब का पावर +2 यहाँ है, क्योंकि चार्ज के जगह पर कूलम्ब लिखना है ना, चार्ज। ये +2 यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना +2 क्यों होगा? क्योंकि देखिए के का तो ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, लेकिन ई तो चार्ज है ना, चार्ज का कूलम स्क्वायर होता है, तो प्लस ई है ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया। फिर ये न्यूटन से देखिए, न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, और यहाँ के जी स्क्वायर है नीचे, तो ये के जी स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो सब कैंसिल हो गया। तो डायमेंशन सबका ज़ीरो आया, m0 l0 t0, ठीक है। तो मास का डायमेंशन भी ज़ीरो, लेंथ का भी ज़ीरो, और टाइम का भी ज़ीरो हो गया इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था ना, चेक दैट रेशियो ऑफ दिस इज डायमेंशन लेस, तो बिल्कुल ये डायमेंशन लेस आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसका वैल्यू भी अब बताना है। व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई? फर्स्ट पार्ट तो सर क्लियर हो गया, इसका डायमेंशन नहीं आ रहा है। अभी इसका वैल्यू टेबल देखना है, और उसमें जो वैल्यू दिए हुए हैं उससे इनका रेशियो भी निकालना है। तो के का वैल्यू तो हम लोग को ऐसे भी याद है, 9 × 10⁻9 होता है ना। के को लिखा हुआ है यहाँ 9 × 10⁻9। चार्ज भी पता है सबको, 1.6 10⁻−19, 1.6 10⁻−19 होता है चार्ज का वैल्यू। क्यू स्क्वायर था इसलिए ई स्क्वायर हो गया। जी होता है 6.67 10⁻11, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये,
राइट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। सभी वैल्यू यहाँ रख दिए गए हैं। सिंप्लीफाई करने पे ये रेशियो इनका आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻39, यानी ये 10⁻39 के ऑर्डर का है। तो इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर में टोटल 4 टाइप के फोर्सेज होते हैं। उन चारों फोर्स में एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक फोर्स है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल आप सुने भी होंगे कि वीकेस्ट फोर्स होता है। चारों फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो है ना, वो ग्रेविटेशनल के कितना टाइम्स होता है? 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 1.4 नंबर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड पूछ रहा है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये एक्सप्लेन करना है। और फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन इसका। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। दिस मीन्स दैट ओनली integral number of electrons can be transferred from one body to another body। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रॉन डिविजिबल है नहीं। आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के दूसरे बॉडी में थोड़ा ही दे सकते हैं। या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 2/3 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इंटीजर टाइम्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ के आधा और नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर नंबर, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्जेज आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 1.5 2.5 3.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। इंटीजर फॉर्म में पॉसिबल है। हेंस अ बॉडी possessed total charge only in integral multiple of electric charge। किसी भी बॉडी के पास चार्ज जब भी होगा तो वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा सर? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका। यानी कि किसी बॉडी पे 2e होगा या 1e चार्ज होगा या 5e, ऐसा e में होगा। आधा e नहीं होगा, हाफ e जैसा चार्ज किसी बॉडी पे नहीं होगा। समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल आसान है। अभी नेक्स्ट पार्ट, इसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं। बी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर क्यों कर सकते हैं हम इस क्वांटाइजेशन को। इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज द चार्जेज यूज्ड इन ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल। एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे हमने मान लेते हैं मुझे ये 10⁸ इतने कूलम की ज़रूरत है, राइट। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन या आधा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। इसको हम आधा भी ले लेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻⁻19। तो 10 प्लस में कितना ज़्यादा है? देखिए 10⁸ है। उसमें इतने चार्ज का, आधे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऐड या उसको इग्नोर करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज है ना, 10⁸ है। और ये 10⁻⁻19 के ऑर्डर का है, मतलब नीचे ऐसे 19 टाइम्स डिवाइड किया हुआ है। समझ रहे हैं इसको? चलिए कुछ मनी के रिस्पेक्ट में समझा रहे हैं हम आपको। मनी के रिस्पेक्ट में, जैसे आपके पास इतना पैसा है 10 1 1 2 3 4 5 6,
ये कितना है रुपया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है। तो इतने पैसे में अभी आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया, ये सब इंटीजर है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, और फ्रैक्शन है 50 पैसे, फिर 25 पैसे, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब आधा रुपया। तो इसमें आप आधा रुपया ऐड करें या उसको नहीं भी ऐड करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? 10 लाख रुपए में आधा रुपया, 1.5 रुपया ऐसा ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन को आप भूल भी जाएंगे, इसमें नहीं भी कंसीडर करेंगे तो आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए जब हम लार्ज स्केल पे चार्जेस की बात करेंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, उस समय हम क्वांटाइजेशन को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? ये 1.5 क्या बोल रहा था इसमें कि ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब किए, तो इस कंडीशन में वो बोल रहा है ऐसे ही एक बॉडी को दूसरे से रब करते हैं तो किसी पे प्लस किसी पे माइनस आता है। तो एक्सप्लेन करना था कि ये कंसिस्टेंट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है, क्योंकि ग्लास लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो इस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, और सिल्क गेन करता है तो इस पर निगेटिव हो जाता है। जितना ग्लास पे पॉजिटिव होता है उतना ही सिल्क पे निगेटिव चार्ज आता है, यानी टोटल चार्ज ग्लास और सिल्क का पहले से ये दोनों अनचार्ज थे, न्यूट्रल थे, यानी जीरो चार्ज था इन पे, और बाद में सिल्क पे मान लेते हैं -2 ई चार्ज आ गया, तो ग्लास पे +2 ई चार्ज आ जाता है, तो अभी भी दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ज़ीरो ही आ रहा है, यानी कि चार्ज ये कंजर्व है, एक पे जितना प्लस आ रहा है दूसरे पे उतना ही माइनस चार्ज आ रहा है। इसीलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, किसके साथ कंसिस्टेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ, मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व है, पहले से जीरो चार्ज था ग्लास प्लस सिल्क का मिलाकर, दोनों न्यूट्रल थे, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज बोथ बोथ आर नॉट न्यूट्रल बट इंडिविजुअल आर नॉट न्यूट्रल। सिल्क क्लॉथ के पास चार्ज आ चुका है -2 ई, और ग्लास के पास भी चार्ज आ चुका है +2 ई, लेकिन दोनों को एज ए सिस्टम कंसिडर करें तो दोनों पे नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है, यानी चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है, बस ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरह से ये चार्ज एक बॉडी पे प्लस आ रहा है दूसरे पे माइनस आ रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का। कब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये नहीं ओबे करता? जब एक पे -3 ई आ जाता और एक पे +2 ई ही रहता, एक पे कम आता प्लस दूसरे पे ज़्यादा माइनस होता, तब हम बोल सकते थे कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया है। यहाँ तो जितना माइनस हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है, इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा है। 1.6 4 पॉइंट चार्जेज QA +2 माइक्रोकुलम, ठीक है। QA है +2 माइक्रोकुलम, किधर है QA? यहाँ A पॉइंट पे +2 माइक्रोकुलम, इस पे +2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। QB -5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे -5 रखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -5, यहाँ पे रखा हुआ था +2। QC +2 माइक्रोकुलम, QC यहाँ भी +2 रखा हुआ है, और QD -5, ठीक है। स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? तो डायगोनल बाइसेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, डायगोनल बाइसेक्टर पे 1 कूलम का चार्ज, तो 2 कूलम जितना रिपेल करेगा ना, मतलब ए पे रखा हुआ है ये वाला 2 कूलम जितना रिपेल करेगा ये सेंटर पे रखे हुए चार्ज को, इधर सी वाला उतना ही रिपेल करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही बी कॉर्नर पे जो -5 कूलम जितना अट्रैक्ट करेगा सेंटर वाले को, ये डी पॉइंट पे रखा हुआ -5 उतना ही अट्रैक्ट अपनी तरफ कर देगा, तो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से नेट फोर्स ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स, सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स 1.6 में क्या आ जाएगा? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ रहा है? क्योंकि ये चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है उसमें सामने सामने के कॉर्नर वाले कैंसिल कर दे रहे हैं, ये -5 इधर अट्रैक्ट कर रहा है, -5 इधर को अट्रैक्ट कर रहा है,
इस तरफ, ये -5 इधर अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ये फोर्स। वैसे ही 2 कूलम जो है, ये वाला 2 कूलम है वो रिपेल कर रहा है इधर की तरफ ए पॉइंट वाला, और सी पॉइंट पे +2 कूलम है वो इधर को रिपेल कर रहा है, तो ये दोनों भी फोर्स कैंसिल हो गया। तो इस पे सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ये 1.7 में है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बीच बीच में टूटा हुआ कर्व तो होता नहीं है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, राइट। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, वाई, फील्ड लाइन में सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज a charge experiences a continuous force when when traced in an electric field, right. The field line cannot have sudden break because the charge moves continuously and does not jump from one point to another point। क्या मीनिंग हुआ देखिए, जैसे एक सोर्स चार्ज +q यहाँ रखा हुआ है, अब इसके सामने एक टेस्ट चार्ज 1 कूलम को जब आप रखेंगे तो ये 1 कूलम को ये रिपेल करेगा, तो यहाँ से रिपेल कर रहा है ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा ना कि बीच में यहाँ रिपल्सन गायब हो जाएगा, फिर से रिपल्सन चालू कर देगा, फिर से बीच में इस रीजन में रिपल्सन नहीं होगा, फिर रिपल्सन होगा, फिर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, बीच बीच में गैप तो नहीं मिलेगा उसको। अगर ये सोर्स चार्ज है, इसके सामने 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, तो ये इसको यहाँ भी रिपेल करेगा, यहाँ भी रिपेल करेगा, यहाँ भी कंटिन्यूअसली उसको रिपेल करके भगाएगा, बीच बीच में उस पर फोर्स लगाना बंद नहीं करेगा वो बीच बीच में इंस्टेंट पे, इसीलिए ये कंटिन्यूअस लाइन होगा, कंटिन्यूअस होगा ये लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये तो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये लिखने के लिए 2 मार्क्स में आता है लिखने के लिए ये क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन है इसका कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे 2 डायरेक्शन फील्ड का आ जाएगा, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन, यानी कि अगर वह यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को आप फ्री छोड़ दें तो ये 1 कूलम चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी, तो एक ही समय में 2 चार्ज 2 डायरेक्शन में कैसे जाएगा, वो तो चार्ज एक पार्टिकल है ना, तो एक ही तरफ जा सकता है वो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक लोकेशन में एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकता है ये। तो इफ़ 2 फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो 2 डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे कर्व, अगर कर्व ऐसे मैं इंटरसेक्ट कर दिया, एक कर्व ऐसा एक ऐसा, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो देखिए 2 टेंजेंट यहाँ पे हो जा रहा है ना, 2 टेंजेंट हो जा रहा है, तो 2 डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। 1.8 में है क्वेश्चन में, 2 पॉइंट चार्जेज QA एंड QB, 2 पॉइंट चार्जेज गिवन है यहाँ पे, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, दोनों वैक्यूम में रखा हुआ है इतने डिस्टेंस पे। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। इन दोनों के मिड पॉइंट पे यानी एकदम सेंटर पे कितना फील्ड होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो मिड पॉइंट पे ये प्लस वाले का फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस का होता है टुवर्ड्स चार्ज, यानी ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि +3 के चलते O पे फील्ड इधर राइटवर्ड होगा। एक देखिए, एक पे +3 क्यों है, यहाँ पे लिख, एक पे +3 है और दूसरा है -3, और एकदम बीच में यहाँ पे निकालना है मुझे फील्ड, तो प्लस के चलते ऐसे राइटवर्ड होगा ना, और माइनस के चलते भी राइटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का टुवर्ड्स चार्ज होता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे फील्ड यहाँ पे। और फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, और चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी KQ/R² होता है, राइट। तो ऐसा 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स, एक का निकाल कर और उसका, या E1 E2 दोनों निकालेंगे तो वही सेम टू सेम आएगा, 2 बार आएगा, और दोनों को ऐड बस करना है मुझे, तो 2 टाइम्स एक का जितना लिखे थे उसी का डबल कर देंगे, राइट। तो E1 + E2,
2 टाइम्स और एक का जितना निकाले थे वो लिख देंगे यहाँ पे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और एक का फील्ड जितना आया था उतना। तो आंसर आपका आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। आया इतना आंसर सबका, 5.4 इंटू 10⁶। तो मिड पॉइंट पे इतना फोर्स हो गया। बी पार्ट क्या था क्वेश्चन का, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो मिड पॉइंट पे टेस्ट चार्ज 1.5 10⁻⁹ का रख दिए। पिछले बार कितना रखे थे सेंटर पे चार्ज, फील्ड, पिछले बार तो फील्ड निकाले, इस बार फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, जितना फील्ड आया था इंटू चार्ज कर देना होता है, बस फील्ड इंटू चार्ज। तो फील्ड पिछले केस में जो आया था ए पार्ट में 5.4 इंटू 10⁶, ये फील्ड आया था, और अभी चार्ज को बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो चार्ज इंटू फील्ड ही बन जाता है फोर्स। तो उस मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा रहेगा उस पर फोर्स लगेगा 8.1 इंटू 8.1 इंटू 10⁻³ इतना फोर्स लगेगा। 8.1 यहाँ पे देखिए है 8.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। 1.9 में यह अ सिस्टम हैज 2 चार्जेज QA इक्वल्स टू 2.5 10⁻⁷। ठीक है, QA और QB 2 चार्ज दिया हुआ है एक सिस्टम पे, और इनका पोजीशन दिया है। ए का पोजीशन है 0 0 -15, x0 और y0, और z इसका कोऑर्डिनेट -15 है। ठीक है, ये इधर x एक्सिस, एक x एक्सिस ले लीजिए आप खुद से, और एक y एक्सिस और एक z एक्सिस। तो एक को पॉजिटिव z पे रखा हुआ है और एक को निगेटिव z में रखा हुआ है। मतलब एक का कोऑर्डिनेट में z कंपोनेंट +15 है, दूसरे में -15 है दूसरे चार्ज पे। ठीक है, 2 चार्ज रख दिए। ये मुझे दिख रहा है कि इक्वल अपोजिट चार्ज है, इसलिए डाइपोल भी बना देगा। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। टोटल चार्ज तो 0 होगा, क्योंकि एक पे जितना प्लस है उतना ही दूसरे पे माइनस है कि नहीं। तो टोटल चार्ज की बात अगर करें तो 0 आ जाएगा ना, जितना प्लस था उतना ही माइनस था। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10⁻⁷, और इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है 0.3। क्यों 0.3 हुआ, क्योंकि एक -15 पे था, एक +15 पे था, तो दोनों के बीच 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.3 आएगा। तो इस तरह से चार्ज, दोनों चार्ज में से एक चार्ज और दोनों के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करने से डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर आएगा। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, क्योंकि उसका फॉर्मूला था चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर। तो 7.5 10⁻⁸ कूलम मीटर आएगा आंसर। 1.10 देखिए क्या गिवन है इसमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 1.10 चल रहा है अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इस बार दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट को P सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इज अलाइंड 30 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डाइपोल मोमेंट दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल गिवन है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, ऐसे माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, यानी PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। देखिए P गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹, और E इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 इंटू 10⁴, और साइन 30, क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच P और E के बीच 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया यहाँ। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया रिजल्ट 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क उस पर लग रहा है 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर।
क्या क्लियर हुआ ये कैसे आया टॉर्क 10⁻⁻⁴? बस फॉर्मूला ही तो लिखना था, राइट? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इंटू ई और साइन थीटा, यानी P क्रॉस E लिखना था। इसी को बोलते हैं टॉर्क। इतना टॉर्क लगता है एक डाइपोल पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ रहता है। तो समझ में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ निगेटिव चार्ज। पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज पाया गया। कितना पाया गया? 3 × 10⁻⁻⁷, यानी पॉलीथीन ने एक्सेप्ट किया होगा इलेक्ट्रॉन। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। देखिए पॉलीथीन पीस पे देखा गया कि निगेटिव चार्ज आया है, तो ओबियसली वूल से पॉलीथीन पे आया होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि तभी तो वो पॉलीथीन निगेटिवली चार्ज हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा? तो Q इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है, याद होगा सबको। Q इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई। तो N क्या हो जाएगा? Q/E। तो Q तो गिवन है, कितना गिवन है? 3 × 10⁻⁷। तो 3 × 10⁻⁷ में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ मिल जाएगा। बी पार्ट में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का? बी पार्ट में इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। बिल्कुल मास का भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास तो होता है। अब पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए मास भी आया होगा, कुछ ना कुछ मास। तो इसका आंसर क्या हो गया? इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, तो आंसर हो गया यस। फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, यस बिल्कुल हुआ है। वूल से इलेक्ट्रॉन गया है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इसलिए मास भी वूल से और ट्रांसफ़र होकर पॉलीथीन पे आया है। फिर टू आइसोलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, ए और बी दो स्फीयर है, ठीक है, कॉपर स्फीयर, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to distance of separation. बिल्कुल आसान क्वेश्चन। K/Q1/Q2/R² लिखना है बस। तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया ये। कूलॉम्स लॉ बस लिख देना है। K होता है वही 9 × 10⁻⁹, और दोनों का चार्ज सेम ही चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷। तो Q1 Q2 हो गया ये, और डिस्टेंस था 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा इन दोनों के बीच फोर्स 1.52 × 10⁻² कूलम। इजी है ना फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट भी पढ़ते हैं। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved? अगर दोनों पे चार्ज डबल कर दें और डिस्टेंस आधा कर दें, तो अब कितना लगेगा फोर्स दोनों के बीच? तो देखिए डिस्टेंस को आधा कर दिए ना, तो 0.5 का हो जाएगा 0.25। 0.5 का आधा क्या होगा? 0.25। और चार्ज डबल कर दिया गया है, पहले जितना भी चार्ज था उसका डबल। पहले कितना चार्ज था? 6.5 10⁻⁷, तो उसका डबल होगा 13 × 10⁻⁶। 6.5 × 10⁻⁷ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 13.0 × 10⁻⁻⁷, और उसको लिख सकते हैं 1.3 × 10⁻⁶। तो दोनों पे चार्ज अब इतना रहा और सेपरेशन 0.25। तो इसे सॉल्व किए तो नया फोर्स आ गया 0.343 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच रिपल्सन 0.343 न्यूटन का लगेगा। मतलब ये भी बस कूलम्स लॉ ही अप्लाई करना है इसमें भी। क्या है इसमें देखते हैं। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एक्सरसाइज 1.12, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम में जो स्फीयर था वही, हैव आइडेंटिकल साइजेज। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with second.
ठीक है, मतलब एक तीसरा स्फीयर भी है सी, उसको पहली बार ए के कांटेक्ट में लाए फिर हटा लिए, तो ए का आधा चार्ज ले लेगा ये, है कि नहीं। फिर सी को जो है वो बी के कांटेक्ट में लाए, तो अभी बी और सी का चार्ज ऐड करेंगे और उसका आधा आधा बंटवारा हो जाएगा बी और सी में, ऐसा होगा, ठीक है। सेकेंड, तो एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच कितना फोर्स होगा, एकदम आसान है। सी अनचार्ज था तो ए के साथ कांटेक्ट में लाना, तो आधा चार्ज ले लिया ए का, तो अभी सी पे Q/2 चार्ज हो जाएगा और ए पे भी कितना चार्ज रहा, Q/2 रहा चार्ज, राइट। अभी इसको जब बी के कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो बी पे पहले से चार्ज था Q और सी पे चार्ज आ गया है Q/2। ये Q/2 कहाँ से आया है चार्ज, ये Q/2 वो ए वाला आधा लिया था ना, वो है। तो अभी टोटल चार्ज बी और सी पे मिला के Q + Q/2 हो गया। Q किसके पास था, बी के पास, और Q/2 किसके पास था, सी के पास। तो इन दोनों पे कुल मिला के कितना हो गया, 2Q + 1 3Q/2 हो गया। अभी इसका आधा चार्ज बी के पास रह जाएगा और आधा सी लेके जाएगा जब बी और सी को सेपरेट करेंगे तो, ठीक। तो अब बी पे चार्ज रह जाएगा 3Q/4, यानी कि बी और सी पे जो दोनों मिला के चार्ज था उसका ये आधा हो जाएगा, आधा। तो 3Q/4 चार्ज रह जाएगा बी पे। तो इन दोनों के बीच फोर्स अब कितना लगेगा, किन दोनों के बीच सर, ए एंड बी के बीच। सी को तो अलग कर देना है, तो ए पे चार्ज Q/2 रहा, पहले Q था और अब Q/2 रहा, और बी पे पहले Q था लेकिन बाद में 3Q/4 रहा। तो K 1/4πε0 K लिख देंगे, और Q1 Q2 में क्या लिखेंगे, एक चार्ज लिख देंगे Q/2, है ना, और दूसरा चार्ज 3Q/4, और दोनों के बीच सेपरेशन पहले जितना था उतना ही, यानी 0.5 का स्क्वायर। तो इस तरह से सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q पहले से दिया हुआ था ना 6.5 × 10⁻⁷, तो Q पुट कर देंगे यहाँ पे, और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन। समझ में आ गया होगा ये सिचुएशन क्या किया गया है इसमें, क्या ये समझ में आया सबको, क्या किया गया था इसमें। ए और बी दो था चार्ज पार्टिकल, इस पे भी था Q, इस पे भी Q था, और C जो था ना वो अनचार्ज था। तो पहले C को A के कांटेक्ट में लाए और अलग कर दिए फिर, तो इसका मतलब C पे क्या आ जाएगा, आधा चार्ज आ जाएगा A का, तो A पे भी क्या रहेगा, एक Q/2 रहेगा। अब इस Q/2 को B के कांटेक्ट में लाए, किसके कांटेक्ट में लाए, B के कांटेक्ट में, ऐसे। तो B पे पहले से Q चार्ज था और जो C आने वाला है उस पर Q/2 है, तो टोटल चार्ज इन दोनों पे मिला के Q + Q/2 हो जाएगा, राइट। Q + Q/2, और इसका आधा आधा बंटवारा हो जाएगा दोनों में, यानी 3Q/4 B और C दोनों ले जाएंगे। फिर उसके बाद C को अलग कर लिए और A B के बीच फोर्स पूछे, तो A B के बीच फोर्स A पे 3Q/2 रहा, ओनली Q/2, और B पे रहा 3Q/4, और दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5, हो जाएगा ये। 1.14 करें, स्टार्ट करते हैं, चलिए। 1.14 फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। 3 चार्ज पार्टिकल दिया, 1 नंबर 2 बीच में इधर दिखा रहा है, 3 किनारे, 1 2 3, 1 2 3, हाँ, टॉप से बॉटम की तरफ है 1 2 3, टॉप मोस्ट वाला 1 है। 3 चार्ज पार्टिकल दिखाया, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेज, पहले साइन बताना है। तो जो प्लस की तरफ गया होगा वो माइनस होगा, यानी 1 और 2 निगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो प्लस की तरफ बेंड हुआ है, और ये 3 नंबर है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ आया है अट्रैक्ट होकर। तो गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेज, इसका तो आंसर हो गया कि 1 और 2 का निगेटिव चार्ज है और थर्ड नंबर चार्ज पॉजिटिव है। विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास किसका ज़्यादा है ये बताना है। तो देखिए, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, यानी वो ज़्यादा डेविएट होगा, सही है बात। क्या जिसके पास चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा डेविएट होगा,
अच्छा, मास से कंपेयर करते हैं। मास जिसके पास ज़्यादा होगा वो कम डेविएट होगा। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेविएशन, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा ना, तो उसको डेविएट करना उतना मुश्किल होगा, राइट। तो क्यू बाई एम में मैं ये देख रहा हूँ कि मास ज़्यादा डेविएशन के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए कम और चार्ज चाहिए ज़्यादा। चार्ज ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा डेविएट होगा। चार्ज ज़्यादा चाहिए, मास कम, यानी मास कम है, डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, जिसका ज़्यादा डेविएशन होगा, उसी का ज़्यादा डेविएशन होगा जिसका क्यू बाई एम जिसका ज़्यादा होगा। क्योंकि क्यू बाई एम ज़्यादा होना मतलब मास डिनोमिनेटर में कम से डिवाइड होना और न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा होना, है ना। तो उससे ओवरऑल वैल्यू क्यू बाई एम रेशो किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा डेविएट करेगा। या दोनों कंपेयर करने में जिसको दिक्कत हो रहा है एक बार में, वो एक बार में एक से भी कर सकता है। देखिए, मैं चार्ज उसी पे ज़्यादा बोलूँगा जो ज़्यादा डेविएट हुआ है। थर्ड नंबर डेविएट ज़्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज होगा थर्ड नंबर पे, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया थर्ड, कि चार्ज बाई मास रेशो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, पार्टिकल नंबर 3 का। 1.15 में बोल रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। किधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई कैप में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर एक बनाया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकाल ही लेंगे हम। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एरिया मिल गया। और साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ये जो एरिया है वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर किधर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है एरिया वेक्टर। तो चूंकि एरिया वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर होगा एक्स की तरफ, और एक्स की तरफ को आई कैप लिखा जाता है। एक्स की तरफ जो वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं, आई कैप। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं कि अगर वाई जेड प्लेन में रखा हुआ रहेगा ना तो उसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी आई कैप एरिया वेक्टर में लिख दिया जाएगा। समझ गए बात। ओके सर, आ गया। अभी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर में दिया हुआ था, लेकिन एरिया को आपको खुद से वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसमें। तो एरिया का वेक्टर फॉर्म आ गया आई कैप की तरफ। एरिया किधर को हुआ, आई कैप की तरफ, और एरिया आया कितना, 0.01 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर था ना, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर किए, फिर मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.01 मीटर स्क्वायर आया एरिया। और फील्ड भी गिवन था, फील्ड भी आई की तरफ और एरिया भी आई की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना। तो एंगल कितना बना फील्ड और एरिया में, 0 डिग्री, क्योंकि फील्ड में भी आई कैप था और एरिया भी आई कैप ही आ गया। तो बस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है और एरिया का वैल्यू लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 डिग्री एंगल है, कॉस 0 होता है 1। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स आया। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई डॉट एरिया वाला फॉर्मूला यूज किए। तो ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और ई और ए के बीच एंगल कितना डिग्री एंगल था, 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1। फर्स्ट पार्ट समझ गए सर। सेकेंड, अब सेकेंड है कि what is the flux through the same square if the normal to the plane makes 60 degree angle with x axis। मतलब 30 डिग्री के जगह पर 60 डिग्री एंगल बस लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लेना है और एरिया भी उतना ही लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 3 × 10⁻³ लिया हुआ है, एरिया वही पुराना एरिया 0.01, लेकिन कॉस 30 नहीं कॉस 60 इस बार लिखना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कैसे है, खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रीवियस क्वेश्चन का बोल रहा है, ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल मतलब एक एक्स वाई प्लेन में रखा होगा,
दूसरा वाई जेड प्लेन में रखा होगा और एक जेड एक्स प्लेन में रखा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फ्लक्स कितना होगा क्यूब के थ्रू, और क्यूब कैसा बनाया हुआ है, तो उसका प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो ऑल फेसेस ऑफ क्यूब आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, therefore the number of field lines entering the cube is equal to number of field lines piercing out of the cube. As a result, net flux through the cube is zero. इसका डायग्राम देखिए कैसा होगा, नेट फ्लक्स जीरो क्यों बोला जा रहा है। अब ये क्यूब में इधर एक्स एक्सिस है मान लेते हैं, और इधर वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है। तो अभी सब फेस इसका आप देखेंगे, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई, और इधर जेड एक्सिस। तो ये वाला फेस किसके पैरेलल है? वाई जेड प्लेन के पैरेलल है ये वाला, इसका ये वाला दोनों सामने सामने का वाई जेड प्लेन के है। वैसे ही पीछे साइड और आगे फ्रंट साइड वाला जेड एक्स प्लेन में है, और जो बेस है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट वो एक्स वाई प्लेन में है। तो सब कोऑर्डिनेट प्लेन जितना तीन प्लेन हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तीनों प्लेन के पैरेलल है ये सब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम बनाते रहे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना एंटर कर रहा है ना फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जा रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है। तो टोटल फ्लक्स एंटरिंग वाले जो एंटर करेगा उसको माइनस करेंगे, तो जो बाहर फ्लक्स निकलेगा उसको प्लस लिखेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? ज़ीरो। टोटल फ्लक्स होगा ज़ीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है। 17 नंबर ऑफ एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, ये लिख कर रखना है। टोटल क्वेश्चन 24 है। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 24, जिसमें हम लोग 17 नंबर पे आ गए हैं। टोटल 24 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। सेवेंटीन नंबर पे हम लोग है ना, 17 सबने पढ़ लिया क्वेश्चन ये? चलिए, तो 17 कर रहे हैं हम लोग, 1.17। टोटल क्वेश्चन है 24। 1.17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, स्क्वायर या क्यूबॉइड कैसा भी होगा, क्यूब या क्यूबॉइड शेप का, उससे फ्लक्स कितना निकल रहा है वो गिवन है। कितना फ्लक्स निकल रहा है? 8 × 10⁻³ इतना फ्लक्स निकल रहा है। तो उसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू इनक्लोज बताना है। तो गॉस लॉ बस अप्लाई करना है। गॉस लॉ क्या होता है? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स के बराबर होता है। गॉस ने क्या बताया कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। फ्लक्स गिवन है 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू ये रख दीजिए, और फ्लक्स जो गिवन है रख देंगे। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना आएगा वो मिल जाएगा मुझे, वो 0.07 माइक्रोकुलम आएगा क्यू इनक्लोज्ड। क्या समझ में आ गई बात? बस गॉस लॉ लिखना था इसमें। बी पार्ट में क्या करना है? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0,
कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। बोल रहा है कि अगर बॉक्स में से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है तो क्या आप ये कंफर्म मतलब ऐसा बता सकते हैं क्या कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि अंदर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस होगा और नेट चार्ज ज़ीरो हुआ होगा, राइट। तो अंदर चार्ज फ्री है ऐसा आप नहीं बता सकते हैं। अगर फ्लक्स नहीं आ रहा है किसी क्लोज्ड सरफेस से, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो है। ये भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेज होंगे, राइट। तो इसका आंसर हो गया नो। तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज, तो आंसर हो गया नो, क्योंकि हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों हो, प्लस के चलते फ्लक्स बाहर निकल रहा हो और माइनस के चलते अंदर आ रहा हो, तो नेट फोर्स जीरो ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ गई बात ये। अब 1.18 पे चलते हैं हम लोग। 1.18, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। एक स्क्वायर यहाँ बनाया हुआ है, इसके सेंटर से कितने सेंटीमीटर ऊपर? 5 सेंटीमीटर। इस खुद स्क्वायर का जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है साइड, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकुलम का। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? इस स्क्वायर से ऐसे कितना लाइंस या फ्लक्स पास हो रहा है? तो आपको पता है कि गॉस लॉ लगाने से पहले इसको इनक्लोज करना पड़ता है, चार्ज को चारों तरफ से बंद करना पड़ता है ना चार्ज को। तो इसके लिए एक स्क्वायर ऐसे बनाना पड़ेगा ना चारों तरफ से बंद करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? इसको देखिए बीच में लाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। एक स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, ताकि जो चार्ज है वो क्या हो जाए? इनक्लोज्ड हो जाए चार्ज। समझ में आ रहा है? तो अगर चार्ज को इनक्लोज मैं कर दिया तो गॉस थ्योरम लगा के मैं बोल दूंगा कि फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे 6 फेसेस से नहीं चाहिए, क्यूब के अंदर 6 फेस हो जाएंगे ना, तो टोटल 6 फेसेस से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो मेरा वाला तो एक ही फेस है, तो 6 फेस से आया था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6। तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कितना फ्लक्स पास करेगा जो रिक्वायर्ड है हम लोग का एक सिंगल फेस से, तो क्यू जितना भी है और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और उसका 1/6 करना पड़ेगा। क्यू गिवन है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है हम लोग को। तो इस तरह से फ्लक्स कितना आ रहा है स्क्वायर प्लेट के थ्रू ये पता चल गया हम लोग को, ठीक है। 19 नंबर है, अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकुलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑफ एज। मतलब 9 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है और उसके सेंटर पे 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज गिवन है 2 माइक्रोकुलम, एप्सिलॉन नॉट हमको पता है 8.854 10⁻12, तो फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स इतना आ गया। इसमें जो 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ था उसका कोई यूज नहीं हुआ। छोटा क्यूब है कि बड़ा क्यूब है उससे कोई मतलब नहीं आया। मुझे तो फ्लक्स इक्वल लिखना है किसके? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं हुआ। 20 में क्या है देखिए ध्यान से, अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of 1 into 10⁻³ इतना फ्लक्स फाई दिया हुआ है पॉइंट चार्ज की वजह से। फ्लक्स पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। पॉइंट चार्ज दिया हुआ है एक इतना कुलम का। पॉइंट चार्ज कॉजेज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितने कुलम का चार्ज है ये नहीं दिया हुआ है। फ्लक्स उससे कितना निकल रहा है ये दिया हुआ है। और पासेस थ्रू अ गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया है और उससे इतना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है इसका, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू सरफेस। तो अभी तो हम लोग देखे थे कि रेडियस से इंडिपेंडेंट आता है, तो अभी भी फ्लक्स पुराना फ्लक्स जितना था उतना ही होगा।
तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या होगा कि रिमेन सेम, यानी अभी भी फ्लक्स 1.0 इंटू 10⁻³ का ही पास करेगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बड़ा स्फीयर रखिए या छोटा स्फीयर, उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब बी पार्ट करते हैं इसका। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है? तो उसके लिए बस गॉस लॉ लिख देना है मुझे। फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स ये गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 8.854 × 10⁻12, और क्यू मिल जाएगा, एक ही अननोन है। इस तरह से क्यू इनक्लोज्ड हम लोग निकाल लेंगे। कितना आएगा क्यू इनक्लोज्ड? -8.854 नैनो कूलम। तो इस 1.21 में क्या डेटा गिवन है, आइए देखते हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर का स्फीयर है, हैज़ अननोन चार्ज। स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है पता नहीं है ये। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एज 1.5 इंटू 10⁻³ देखिए इसका खुद का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर में, मतलब आउटसाइड का ये है, स्फीयर के बाहर का फील्ड पूछ रहा है, राइट। तो पॉइंट रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड मतलब निगेटिव चार्ज होगा, स्फीयर पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव, तभी तो फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज होता तो दूर जाता ना, माइनस चार्ज इस पे है तभी ऐसे आ रहा है इसकी तरफ। और कि पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन स्फीयर, ओबियसली निगेटिव चार्ज होगा, और कितना निगेटिव होगा उसके लिए फील्ड का फार्मूला लिख दीजिए। तो स्फीयर के बाहर का फील्ड होता है जस्ट पॉइंट चार्ज जैसा स्फीयर बिहेव करता है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, यानी KQ/R² मुझे बस लिखना है। तो इसमें Q अननोन है हम लोगों का, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये दिया हुआ है 1.5 10⁻³ राइट, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है लिखा हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। 1/4πε0 का वैल्यू याद है 9 × 10⁻9, और सेपरेशन भी दिया हुआ है यहाँ दोनों के बीच, मतलब इससे कितने दूरी पे, तो 20 सेंटीमीटर पे निकालना है हम लोग को। तो डी के जगह पर 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर लिख देंगे, तो उससे क्यू आ जाएगा हम लोग का। कितना क्यू आएगा? 6.67 × 10⁻⁹ कूलम, जिसको नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 24 है, जिसमें 21 तक हो गया है हम लोगों का। 22 करते हैं हम लोग। आइए 3 ही क्वेश्चन बाकी है तो पूरा कर ही लेते हैं एक्सरसाइज, राइट। तो 1.22 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे। 1.22 में है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर डायमीटर 2.4, तो रेडियस 1.2 ले लेंगे। हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो लिखते हैं, है ना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्ब्डा लिखते थे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है स्फीयर पे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा? तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, है कि नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो ये सिग्मा क्या चीज़ बता रहा है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है कि नहीं। ध्यान से आप देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दिया है ये क्या चीज़ होता है? चार्ज ऑन यूनिट एरिया। तो अभी मेरा सरफेस का एरिया क्या होगा? रेडियस हमको पता है, तो 4πr² लिखते हैं, और r क्या है? 1.2। r क्या होगा? 1.2, क्योंकि डायमीटर 2.4 है तो उसका आधा रेडियस होगा। तो इसमें 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर देने से टोटल चार्ज कितना है स्फीयर पे वो मिल जाएगा। तो ए पार्ट तो एकदम आसान था, हो गया। बी पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना इससे निकल रहा है, तो बस गॉस लॉ लगा देना है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना है इस पे टोटल, अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने निकाला क्यू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना इससे निकल रहा है वो आ जाएगा 1.63 × 10⁸। 1.23 में है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड। लाइन चार्ज मतलब स्ट्रेट लाइन पे, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ऐसे लीनियर चार्ज रखा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये।
ठीक है, चार्ज रखती है इस पर। और लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज अ फील्ड दिया हुआ है, इतना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर। तो इस पे लैम्डा कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है। तो फॉर्मूला याद करना है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते उससे डी डिस्टेंस पे फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे आर को डी लिखा गया है, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अभी इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो डी 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे। और 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई मतलब पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 या 3.14। एप्सिलॉन नॉट भी हमको पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, खाली एक ही अननोन है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा आराम से आ जाएगा इससे 10 माइक्रोकुलम पर मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन क्या है 1.24 में, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू large thin metal plates are parallel and close to each other। दो प्लेट दिख रहा है हमको, एक प्लेट नंबर 1 ए लिखा है, प्लेट नंबर बी लिखा है। ऑन देयर इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। एक पे प्लस प्लस लिख देते हैं और एक पे माइनस माइनस, अपोजिट साइन का है ना, इसीलिए एक पे अगर प्लस है तो दूसरे पे देखिए माइनस माइनस चार्ज है। तो क्या पता करना है, देखिए यहाँ अपोजिट साइन और कितना चार्ज है वो भी गिवन है। चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी गिवन है, कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी ये चार्ज डेंसिटी होगा। बिल्कुल सर, चार्ज डेंसिटी है ये। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यानी जहाँ 1 लिखा है इन्होंने, ये 1 पॉइंट पे फील्ड बताइए। फिर वैसे ही बी पार्ट में बोला है कि इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, माने 3 वाले रीजन में इधर। और सी में बिटवीन प्लेट, यानी 2 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे बताना है फील्ड। तो आप देखेंगे कि प्लस के चलते अवे होता है फील्ड, तो इधर की तरफ फील्ड होगा। पहले 1 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 1 पे कहाँ पे फील्ड होगा। तो पॉजिटिव, ए प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज के चलते अवे फ्रॉम चार्ज होता है, यानी लेफ्टवर्ड होगा। और बी प्लेट पे निगेटिव है, यानी अट्रैक्टिव जैसा होगा। बी प्लेट पे निगेटिव है यानी टुवर्ड्स चार्ज होगा, ऐसे टुवर्ड्स चार्ज। तो ये दोनों कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे को। फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस पे प्लस है, इस पे माइनस। तो 1 वाले रीजन में फील्ड निकालेंगे ना, तो प्लस का रिपल्सिव यानी अवे फ्रॉम चार्ज लेफ्ट में आएगा, और जो बी पे प्लेट पे निगेटिव चार्ज है वो उधर की तरफ फील्ड बनाएगा। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फील्ड 1 वाले रीजन में 0 आएगा। कोई ये सोच सकता है कि सर ये प्लेट बी तो ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसका कम फील्ड होगा क्या, तो नहीं, कम नहीं होगा, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के चलते फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये आर से इंडिपेंडेंट है, यानी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ये फॉर्मूला। इसीलिए बी प्लेट दूरी पे है, फिर भी वो ए जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 पे 0 हो गया। वैसे ही 3 पे भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 पॉइंट पे आप देखेंगे तो बी निगेटिव मतलब अट्रैक्टिव टुवर्ड्स प्लेट, और ए का रिपल्सिव यानी अवे फ्रॉम प्लेट, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गया और कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले रीजन में ऐड हो जाएगा। क्योंकि जो प्लस है उसका रिपल्सिव के चलते आगे की तरफ ऐसे हो जाएगा राइटवर्ड, और इस पे माइनस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट यानी टुवर्ड्स चार्ज के चलते राइटवर्ड। तो दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो 2 वाले रीजन में ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा सर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार ऐड होगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार ऐड करेंगे तो वो आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 चला जाएगा। आधा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अभी सिग्मा गिवन है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट हम लोग को याद है 8.854 10⁻12। दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। यही नेट फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में, ये देखिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, राइट।
तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।